हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो देखिएगा, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर पता है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि आरआरबी एनटीपीसी में कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमारे मैथ्स के, है ना। तो मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे इनमें से, है ना। अब बचे वाले क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने उस प्रकार के क्वेश्चंस करे होंगे, है ना, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं करे होंगे। तो जिन्होंने नहीं करे हैं वो एक बार इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, और जो लोग कर चुके हैं उन्हें मैं यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क दूंगा, तो उस होमवर्क का आंसर आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? तो देखिएगा, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कल यहाँ डिस्कस कर चुके थे, है ना। हम लोगों को ये वाला हो गया था। अब हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिएगा, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। यहाँ पर मेरे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो मैं एक यहाँ पर ऐसा पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ABCD है, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया ABC और ये D, ठीक। फिर यहाँ पर मुझे कहा है, इफ़ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 3A and 4A and the angle between the sides of the two sides is 60 degree. So find the length of the shorter diagonal. देखो, यहाँ पर हमें डायगोनल निकालना है कि शॉर्टर डायगोनल यहाँ पर क्या होगा। तो हमारा जो डायगोनल्स हैं वो एक ये है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब कभी भी आप लोग पैरेललोग्राम यहाँ पर बनाते हैं, जब कभी भी यहाँ पर आप ऐसे पैरेललोग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये है मेरा ABC और ये D, तो यहाँ पर ये जो आप जो डायगोनल लेते हो AC, अब ये क्या हुआ, ये आपका दो इक्वल ट्राइंगल्स में क्या हो गए, बट गए, है ना, डिवाइड हो गए। तो ये जो ट्राइंगल है ADC और एक जो ट्राइंगल है हमारा ABC, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के अब इक्वल है। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये पैरेललोग्राम में हमारी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। सेम उसी प्रकार से यदि मैं डायगोनल यहाँ पर DB ले रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर मेरा ट्राइंगल ABD और ABD, है ना, और आपका यहाँ पर एक तो हो गया आपका ABD, ठीक, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा DCB, ABD और DBC। तो ये अब क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाते हैं, है ना, और जब आप डायगोनली यहाँ पर लेते हैं, चाहे AC हो या DB हो, तो दो इक्वल ट्राइंगल में इन लोग डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमें एडजेसेंट साइड्स दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक दे रखी है 3A और दूसरी दे रखी है 4A। तो मैंने इसको मान लिया कितना, 3A, और इसको मैंने मान लिया कितना, 4A। क्लियर? अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक ही डायगोनल लेके चल रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे इरेज कर देता हूँ। क्लियर? तो अब हम जो ट्राइंगल देख रहे हैं वो हम लोग कौन सा देख रहे हैं, ADC, है ना। हम लोग यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं, ADC, ठीक। ये यहाँ पर मेरे पास AD की साइड दी है 3A, DC की साइड दी है 4A, और यहाँ पर मुझे एंगल दे रखा है दो साइड्स के बीच का कितना, ये दो साइड्स है ना, 3A और 4A, तो इन दोनों के बीच का मुझे एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक फंडा पढ़ा होगा जो कि क्या है आपका, क्या है, कोसाइन रूल, है ना। देखो, मेरे पास एक साइड है 3A, मेरे पास है 4A। हमसे ये वाली लाइन पूछ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब हम ये वाली साइड कैसे निकालेंगे, हमारे लिए तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइड है, और पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये डायगोनल है ना। तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको डायगोनल कहेंगे, इस लाइन को AC को, और ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इस AC को क्या कहेंगे, एक तीसरी साइड कहेंगे। पहली साइड की वैल्यू तो 3A है, दूसरे की 4 है, अब हमें ये निकालना है। क्लियर? तो देखो, यहाँ पर आप लोगों ने कोसाइन रूल पढ़ा होगा। वो कोसाइन रूल क्या होता है, देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में बता देता हूँ। ये कोसाइन रूल क्या होता है, देखो, सपोज मैंने यहाँ अपना एक ट्राइंगल बनाया,
ये है मेरा ए, ये है बी, ये है सी। ये है मेरा एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है मेरा एंगल सी। ए के सामने की जो साइड है वो है मेरी स्मॉल ए, बी के सामने की जो साइड है वो है मेरी स्मॉल बी और सी के सामने की जो साइड है वो क्या है मेरी स्मॉल सी। तो यहाँ पर सपोज मुझे ये एंगल दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये एंगल हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं यहाँ पर इसको एक फॉर्मूला है वो क्या है देखिएगा, कॉस ए। ये कॉस ए कौन सा है, ये एंगल ए है ना, ये थीटा है ना, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखी है ए के अकॉर्डिंग, ए में लिखी है। क्या हो जाएगा, यदि मैं कॉस ए निकाल रहा हूँ तो ये आजू बाजू की जो साइड्स हैं इसका मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर स्क्वायर और प्लस कर दूंगा, मतलब सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस करूंगा किसको, इसके सामने की जो साइड है उसको, कितनी है ए, तो ए का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जो आजू बाजू की जो साइड थी इस थीटा के आजू बाजू जो साइड थी उसको, क्या थी, सी बी थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2CB या फिर 2BC, बात एक ही है। तो ये मेरा निकल जाएगा इस थीटा की वैल्यू यहाँ से। यदि मुझे इस कॉस बी की निकालनी है तो कैसे निकाल, मतलब इस बी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा कॉस बी, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, चलो ऊपर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस बी इक्वल्स टू, अब ये हमें निकालनी है इस थीटा की वैल्यू, इस बी की वैल्यू, तो कॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके आजू बाजू की साइड्स का स्क्वायर और सम, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस करूँगा किसको, इसके सामने की जो साइड है उसको, मतलब बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इस बी के आजू बाजू की जो साइड थी उसको, तो 2AC हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर मुझे यहाँ पर इस एंगल सी की अगर मुझे निकालना है, इस थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है एंगल सी की, तो मैं क्या करूँगा, कॉस सी इक्वल्स टू इसके आजू बाजू की साइड्स का स्क्वायर करके सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस किससे कर देंगे, इसके सामने की जो साइड है उससे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 2, अच्छा 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी आजू बाजू की जो साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट, तो 2AB। क्लियर, तो यहाँ से हमारा ये है क्या, कोसाइन रूल, कि ये हमारे क्या निकल गए, यहाँ पर फॉर्मूलेस निकल गए। क्लियर, सभी एंगल के। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर ऑलरेडी क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, और मुझे एक साइड दे रखी है, दूसरी दे रखी है, और मुझसे यहाँ पर तीसरी पूछी जा रही है। तो मैंने यहाँ लिखना है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो मैंने यहाँ लिख लिया cos 60 डिग्री इक्वल्स टू, cos 60 डिग्री मीन्स आजू बाजू की साइड्स का स्क्वायर, तो ये 3A स्क्वायर, तो 3, अच्छा हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं ना हर जगह, तो बस ये भी क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर माइनस, इसको मैं सपोज x मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आजू बाजू की साइड्स का प्रोडक्ट 3A इंटू 4A। क्लियर, अब इसको सॉल्व करिए, तो cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू 3A स्क्वायर मीन्स 9A स्क्वायर प्लस 60, अच्छा ये स्क्वायर में है ना, तो 16A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24A स्क्वायर, ये 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 12 ज़ा। क्लियर, इसको सॉल्व करो, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ऐसा एक बॉक्स बना के। ठीक, इसके बाद अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12A स्क्वायर, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जा रहा है, माइनस इसको, ये दोनों को मैं ऐड करके लेफ्ट साइड ले आता हूँ, तो माइनस 25A स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। क्लियर, ये माइनस में है, तो ये 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13A स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, यदि मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ पर रूट लग जाएगा लेफ्ट साइड, तो बस यहाँ पर मैंने लिख दिया अंडर रूट 13
और ये ए स्क्वायर में यदि मैं रूट लगा रहा हूँ तो एक ए बाहर आ जाएगा, या ऐसा कह लो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a√13। तो बस यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया सर, a√13 सेंटीमीटर। तो बस इस डायगोनल की हमारी यहाँ पर साइड क्या हो गई, √13a, या ऐसा कह लो a√13, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a√13। क्लियर हो गया है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से चीज़ें बता दी कि हमें कैसे निकालना था। तो यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में बातें पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर हमारा लग क्या रहा है, यहाँ पर हमारा कोसाइन रूल लग रहा है, किसके अकॉर्डिंग, हमारे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। क्लियर, हम इस एक ट्राइंगल को लेके ही हमने इस पैरेललोग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे, यदि मुझे कोसाइन रूल पता है तो। क्लियर। अब जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इसका बिल्कुल बेसिक से आपको मैं एक बार ज्योमेट्री पूरा यहाँ पर पढ़ा दूंगा। क्लियर, मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको पूरा ज्योमेट्री एकदम बिल्कुल बेसिक से बच्चों टाइप बिल्कुल सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, एक टाइम एंड वर्क का भी यहाँ पर क्वेश्चन था, मैं आपको वो करवा देता हूँ, है ना। थोड़ी सी यहाँ पर मैं एक स्पेस ले लेता हूँ, एक सेकेंड। देखिएगा, टाइम एंड वर्क का वो जो क्वेश्चन था वो क्या था, देखिएगा। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि बहुत से स्टूडेंट को ये बन भी गया था और बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं बना था। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि a + b मिलके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। a और b मिलके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। b और c किसी काम को 24 दिन में मिलकर पूरा करते हैं। फिर a + b + c मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि a और c मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर, हमें ये निकालना है a और c उस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखेगा एक बार अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग कर लोगे। मेरे को क्वेश्चन में ये दिया है कि a और b मिलके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, b और c मिलके किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, और a b c मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो a और c मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ, इनका एलसीएम निकाल रहा हूँ इन तीनों का। इसका मतलब क्या निकाल रहा हूँ, मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूँ। तो 16, 24 और 12 का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 48, है ना। अब हम इनकी क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी, है ना, मतलब कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता मतलब एक दिन में इन लोग कितना काम कर रहे हैं। तो a और b मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, तो भैया मैं टोटल वर्क को इनके टाइम से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो टोटल वर्क अभी मैं किसका निकाल रहा हूँ, a और b मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो टोटल काम है कितना, 48, ठीक, और टाइम कितना है इनका, 16 दिन। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे, है ना। सेम उसी प्रकार से b और c मिलके कितना काम कर रहे होंगे, तो 48/24 कितना हो जाएगा, 2। सेम उसी प्रकार से a और b और c मिलके उस काम को a और b और c की एफिशिएंसी कितनी होगी, है ना, मतलब एक दिन में इन लोग कितना काम कर रहे होंगे। तो टोटल वर्क है 48 और समय है कितना, 12। तो 48/12 कितना हो जाएगा, 4। मतलब a b और c मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। सपोज यदि इन लोग पेन बना रहे थे तो a और b मिलके 16 दिन में पूरे पेन बना ले रहे थे, b और c 24 दिन में पूरे पेन बना ले रहे थे, a b और c मिलके 12 दिन में पूरे पेन बना ले रहे थे। तो हमसे पूछा गया था a और c मिलके उस पेन को कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक। तो हमने देखा कि भाई इनको टोटल पेन कितने बनाने हैं, मतलब टोटल वर्क कितना है, 48। अच्छा, टोटल पेन 48 बनाने हैं तो a और b एक दिन में कितने बना रहे होंगे। तो हमने निकाला क्या, टोटल पेन बनाने हैं 48 और इन लोग टोटल पेन 16 दिन में बना लेते हैं। इसका मतलब एक दिन में इन लोग 3 पेन बना रहे होंगे। हम ऐसा भी इस चीज़ को समझ सकते हैं।
क्लियर। तो एक दिन में 3 पेन बना रहे हैं, बी और सी एक दिन में 2 पेन बना रहे हैं, और ए बी और सी मिलके एक दिन में 4 पेन बना रहे हैं। क्लियर। अब देखो, अब हमें यहाँ पर बताना है कि ए और सी मिलके कितने पेन बनाएंगे, है ना। मतलब ए और सी मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। पूरा काम टोटल वर्क कितना है, 48। तो देखिएगा हम इसको यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस ए की हम लोग क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। हम लोग इस ए की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा मुझे ये पता है कि ए बी और सी मिलके एक दिन में 4 पेन बना रहे हैं, अब भी निकाला। और बी और सी एक दिन में 2 पेन बनाते हैं, है ना, 2 पेन बनाते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा, इसकी अगर मैंने वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करी, ये अगर राइट साइड जाएगा तो 4 - 2 2 ही होगा। मतलब ए अकेला एक दिन में 2 पेन बनाता होगा या 2 वर्क करता होगा। सेम उसी प्रकार से मैं यहाँ पर सी की भी निकाल सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है कि ए बी और सी मिलके किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ए और बी मिलके एक दिन में कितना पेन बनाते हैं, कितना वर्क करते हैं, 3। तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि सी एक दिन में 1 पेन बनाता होगा, है ना। 3 4 - 3 कितना, 1। तो बस यहाँ से मुझे यहाँ पर वैल्यू पता चल गई। तो भाई ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है। ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। ऐड करो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, 3। मतलब एफिशिएंसी ए और सी की कितनी हो गई मिला के, मतलब ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है, 48। तो इसको 48 से इस एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा या टोटल डेज मिल जाएगा। तो 48 को यदि आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 दिन। तो बस ए और सी ए और सी उस काम को 16 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बता दी, है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो। क्लियर। इसी पैटर्न का एक मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करके लाना है। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क। इस होमवर्क का आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन ये है कि x और y मिलके किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। y और z मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। x, y और z मिलके किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें बताना है कि x और z मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है, क्लियर। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर हो गया, ठीक, चलेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री से है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ऐसा है कि sin 3 थीटा बराबर है किसके, cos थीटा -6 डिग्री के। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin 3 थीटा वैसा का वैसा ही। इसको cos थीटा -6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा कि भैया cos 90 माइनस थीटा -6, है ना। तो अब ये cos 90 है ना, फंक्शन क्या हो जाएगा अब चेंज। तो cos किस में चेंज हो जाएगा, अब साइन में। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो एंगल दिया है वो कितना है, 90 डिग्री। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास में पढ़ाया था कि यदि 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज। तो cos का यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना, साइन। क्लियर। 90 माइनस थीटा -6, ये साइन से ये साइन कैंसिल,
3 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा माइनस 6। ये अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस थीटा बनाएगा, तो ये हो जाएगा 4 थीटा इक्वल्स टू 90। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, है ना। ये प्लस हो गया तो 96 हो गया, तो 4 1 जा और ये हो जाएगा 24 जा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर मेरी कितनी आ गई, 24 डिग्री आ गई। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर कितना था सर, 24 डिग्री। क्लियर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, एक और ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि भैया यदि साइन ए जो है वो 3/5 है, ठीक है, तो ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक। साइन ए जो है वो 3/5 है, ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर tan बी की वैल्यू पूछी थी। क्लियर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो इस a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, b इक्वल्स टू 90 माइनस a, है ना। ये लेफ्ट साइड चले आएगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर b की वैल्यू थीटा हमारा क्या दे रखा है, एंगल हमारा क्या है, b में है, तो हमें यहाँ पर b की यहाँ पर हमें वैल्यू यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। क्लियर। तो अब मैं इस tan b को यदि मैं यहाँ पर, अच्छा चलो इसको ऐसा कर लो, देखो हमने अभी तक यहाँ पर क्या किया, ये a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखा है ना, क्या लिखा है, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, इस b को मैंने यहीं रहने दिया और इस a को मैंने राइट साइड पहुँचा दिया, तो क्या बन गया ये b इक्वल्स टू 90 माइनस a, ठीक। अब यहाँ पर tan बोला गया है कि tan b की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड आप क्या ले लो, tan ले लो, दोनों साइड आप लोग क्या ले लो, यहाँ पर tan ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस a। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अब भी मैंने आपको बताया, यदि एंगल 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो तो फंक्शन क्या होगा, चेंज। तो साइन चेंज होता था कॉस में और tan किस में चेंज होता है, कॉट में। क्लियर। तो ये हो जाएगा tan b इक्वल्स टू कॉट a। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अब देखो ये साइन a, ये 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर, 5 क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना होगा, तो ट्रिपलेट हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 4। तो यदि अब आप tan b निकालो या फिर cot a निकालो, बात एक ही है। तो हमें यहाँ पर tan b निकालना है, तो tan b क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3, बेस कितना है, 4। तो बस यहाँ पर आपकी tan b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। क्लियर हो गया, क्लियर है इतनी चीज़ें, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, किसी भी चीज़ को अगर रिपीट करना है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। क्लियर है, ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, वैसे अब आने वाला अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा अभी तक मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं बिल्कुल इसका एकदम बेसिक से, है ना, अभी तो मैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी, है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मुझे एक कमेंट कर दो कि सर इसका मुझे आप बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा दो, मैं सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स में आपको बिल्कुल दोबारा से बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा दूंगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में, जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो। और जितने भी अभी मैं YouTube पर मैं क्लासेस ले चुका हूँ, है ना, जितने भी टॉपिक्स की मैं यहाँ पर क्लास ले चुका हूँ, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग, एज इट इज़ उसी पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, सेम वही पैटर्न आ रहे हैं, बस वैल्यू चेंज है लेकिन पैटर्न वही है। तो जिसने मेरे यहाँ पर कंसेप्ट्स देखे होंगे ध्यानपूर्वक, वो बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग में यहाँ पर आप फुल में से फुल बिल्कुल ले आओगे, जितना मैंने पढ़ा है उतने में। क्लियर, ठीक। चलो आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि सर ये टॉपिक की एक क्लास ले लो, तो बिल्कुल मैं लाइव क्लास यहाँ पर आपको उन टॉपिक्स की मैं यहाँ पर ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, वैसे ये क्वेश्चन RRB JEE में भी आया था, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। sin 40 और sin 80 डिग्री हमसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो ये आपका देखो क्या है, ये आपका sin थीटा है, ये आपका क्या है sin 60 माइनस थीटा है, ये आपका क्या है sin 60 प्लस थीटा, सॉरी हाँ 60 प्लस थीटा है ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 20।
तो 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 कितना 80। तो जब कभी भी आपका क्वेश्चन साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा के फॉर्म में बन जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, 1/4 साइन 3 थीटा। क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। बस कुछ भी नहीं करना, बस ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। क्लियर। तो ये पैटर्न का क्वेश्चन आया। अब यहाँ पर 1/4 वैसा का वैसा ही, साइन वैसा का वैसा ही, 3 वैसा का वैसा ही। थीटा की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दो। तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, तो 1/4 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 1/4 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा सर, √3/8। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या आ जाएगा सर आंसर, √3/8। ये तो मैंने आपको साइन थीटा की बताई। यदि आपका फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का वो ऐसा है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, तो सेम आपको फॉर्मूला यही लगाना है, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, बट यहाँ पर साइन की जगह क्या आ जाएगा कॉस। तो 1/4 कॉस 3 थीटा। क्लियर है। पहला फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट यदि आपको tan के फॉर्म में मिल जाए, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, यदि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाए तो ध्यान रखिएगा tan वाले में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो 1/4 है इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको लिखते हैं। तो बातें tan की हो रही है तो यहाँ पर लिखो tan, बाकी 3 थीटा वैसा का वैसा ही। यहाँ पर ध्यान रखेगा, यहाँ पर हम लोग 1/4 नहीं लिखते हैं। अब वो क्यों नहीं लिखते हैं ये मैं आप लोगों को क्लासेज में, आप लोगों को मैं यूट्यूब की क्लास में बता चुका हूँ। क्लियर। तो ये तीनों फॉर्मूले, पहला कॉस के लिए दूसरा और tan के लिए तीसरा फॉर्मूला आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना है, यदि इस पैटर्न का आपसे अगर क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का आपको बता देता हूँ। क्या था देखो, 1 प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 20 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा है। तो हमसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। 1 प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 20 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा है, तो हमसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो, मैं इस 1 को मैं tan 45 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो ये हो गया tan 45 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री वैसा का वैसा ही अपॉन 1, ये 1 वैसा का वैसा ही, माइनस यहाँ पर यदि मैं tan 45 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि 1 यहाँ पर tan 45 क्या होता है 1, तो 1 इंटू tan 20 होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया tan 45 है ना, और इंटू tan 20। तो ये आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, कैसी, tan a प्लस बी। ये देखो tan, ये एक आइडेंटिटी है, कैसी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्या होता है बताओ, tan थीटा ही होता है। तो बस यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि मैं इसके फॉर्मेट में अगर मैं ले आऊँ, अच्छा इक्वल्स टू में यहाँ पर tan थीटा लिखा है तो यहाँ पर मैंने tan थीटा लिख दिया। तो बस यहाँ पर tan कितना हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ और, ये आपका यहाँ पर क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्या होता है tan a प्लस b होता है ना। तो बस tan a मेरा कितना है 45 डिग्री प्लस b मेरा कितना है 20 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा tan 45 प्लस 20 कितना आ जाएगा यहाँ पर 65 डिग्री। ये किसके बराबर है, ये tan थीटा के बराबर है। तो tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। क्लियर हो गया सभी लोगों को, क्लियर है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करवा दूं क्या, देखो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था मेरे पास ये कि भैया 1 प्लस tan 20 डिग्री अपॉन
1 माइनस टेन 20 डिग्री यदि टेन थीटा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे। देखो मैं इस 1 को मैं tan 45 डिग्री लिख सकता हूँ ना, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 ही होता है, प्लस tan 20 डिग्री वैसा का वैसा ही अपॉन 1 माइनस ये वैसा का वैसा ही 1 माइनस, यदि मैं यहाँ पर tan 45 डिग्री लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू tan 20 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया सर कितना, tan 45 डिग्री, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, इंटू tan 20 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा वैसा का वैसा ही। क्लियर? अब ये एक आइडेंटिटी होती है इतनी, ये जो लिखी है ये एक आइडेंटिटी है। किस चीज़ की आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है, देखो क्या, कि भैया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है? ये होती है सर tan a प्लस b की। क्लियर? तो बस इसको मैं tan a प्लस b के फॉर्म में लिख लेता हूँ। tan a कितना है मेरा 45 डिग्री, प्लस b कितना है, ये देखो इसके फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो 20 डिग्री b और इक्वल्स टू tan थीटा का वैसा ही। तो ये tan से ये tan कैंसिल, 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा सर, 65 डिग्री। यहाँ तक अगर किसी को किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत है तो बिल्कुल मुझसे यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा। देखेगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन अब क्या दे रखा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 150 प्लेयर्स इन अ चेस। ठीक है, एक चेस के टूर्नामेंट में 150 खिलाड़ी हैं। यदि खिलाड़ियों को नॉकआउट किया जाता है तो खेले जाने वाले मैचेस की संख्या कितनी होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप बेसिक कंसेप्ट समझो, नॉकआउट राउंड में क्या होता है। ये नॉकआउट क्या है, ये नॉकआउट क्या होता है। देखो सपोज एक पर्सन, एक प्लेयर है, एक टीम है ए, दूसरी टीम है बी, तीसरी टीम है सी, चौथी टीम है डी। अब इन चारों के टीमों के बीच क्या होगा, मैच होगा, और आखिरी में कोई एक ही क्या होगा, विनर। तो यदि आखिरी में कोई एक ही विनर हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि बची वाली 3 जो टीमें हैं वो क्या हो जाएगी, नॉकआउट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ए और बी का मैच होगा आपस में। सपोज यहाँ पर टीम ए जीत गई, सेम उसी प्रकार से सी और डी का मैच होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सपोज टीम डी जीत गई, है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब ए और डी का मैच होगा। सपोज अब यहाँ पर कौन जीत गया, ए जीत गया, तो यही क्या हो जाएगा, फाइनल विनर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल टीम या टोटल प्लेयर कितने हैं, यहाँ पर 4 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर हैं। ठीक है, कितने प्लेयर हैं, 4। अच्छा, गेम के मैच के राउंड्स कितने हुए, तो देखो पहला राउंड तो ये हुआ था चारों का, है ना। पहला राउंड तो ये हुआ था ए और बी के बीच मैच और सी और डी के बीच मैच, पहला राउंड तो ये हुआ था। फिर ए और बी के मैच में ए जीता था, सी और डी के मैच में डी जीता था। अब ए और डी का मैच होगा तो ये कौन सा राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया। और फिर हमें फाइनली पता चल गया कि ए कौन है, विनर है। तो राउंड कितने हुए, यहाँ पर 2 राउंड हुए। ठीक है, मैच यहाँ पर कितने खेले गए, तो देखो पहला मैच ये खेला गया, दूसरा ये खेला गया, और तीसरा मैच ये खेला गया। तो यहाँ पर टोटल मैचेस यहाँ पर कितने खेले गए, अपने 3 मैच यहाँ पर खेले गए। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। तो 3 मैच खेले गए, ठीक, 2 राउंड हुए। तो एग्जामिनर आपसे क्या करता है, एग्जामिनर जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस बस पूछा गया है, तो आपसे एग्जामिनर नंबर ऑफ मैचेस भी पूछ सकता है, ठीक है, और नंबर ऑफ राउंड्स भी पूछ सकता है कि उनके राउंड्स कितने हुए थे उस गेम में। क्लियर? तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ दोनों कैसे निकालते हैं। तो देखो ये जो निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मैचेस, ये हम लोग निकालेंगे किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टीम के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टीम के अकॉर्डिंग या फिर प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। टीम लिख लो या फिर प्लेयर्स। तो यहाँ पर हमें प्लेयर दे रखा है कितना, 150 प्लेयर दे रखा है। तो नंबर ऑफ मैचेस हम लोग कैसे निकालते हैं, हम नंबर ऑफ टीम में
एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बस। नंबर ऑफ टीम कह लो या फिर नंबर ऑफ प्लेयर कह लो। तो नंबर ऑफ टीम या फिर नंबर ऑफ प्लेयर कितने दे रखे हैं, 150। तो 150 में से एक क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 149। तो ये 149 क्या हुए हैं, मैचेस हुए हैं। ये 149 यहाँ पर क्या हुए हैं, मैचेस। यदि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स की यदि मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, नंबर ऑफ राउंड्स की, बंद करो। यदि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स की बात करूँ तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे 2 की पावर n। ये क्या है, 2 की पावर n क्या है, फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर n, अब ये n क्या होगा, तो देखो 2 वैसा का वैसा ही, n क्या होगा इस चीज़ को देखना। ये जो टोटल प्लेयर्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 150। तो इस 150 हमें इस 2 की पावर कुछ ऐसी रखनी है कि 150 के बाद कोई सी वैल्यू आए। तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 8 रख दूँ, क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2 की पावर 8। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 होता है। कितना होता है यहाँ पर, 256। यदि मैं यहाँ पर 2 की पावर 7 लेता तो वो तो 150 के नीचे आता, लेकिन मुझे 150 के ऊपर कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 2 की पावर बने। तो मैंने यहाँ 2 की पावर 8 ले लिया। तो बस यही n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर हो गया। तो बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए, तो 150 माइनस 1 कितने, 49। यदि एग्जामिनर पूछता कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए होंगे, तो 2 की पावर n, और 2 की पावर n, ये n क्या होना चाहिए, ये n इस 150 के ऊपर ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 2 की पावर में कुछ बनाती हो। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 8 लिख लिया, और 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है, जो कि 150 से बड़ा है। तो हमें इस 150 से बड़ी वैल्यू ही लेनी है। क्लियर हो गया, है ना। तो बस 150 से बड़ी वैल्यू ही हमें लेनी है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बस 150 से कोई एक ऐसी बड़ी वैल्यू लेनी है जो 2 की पावर में कुछ बनाती हो। तो 2 की पावर 8 मैंने ले लिया, जो कि क्या होता है, 256। यदि मैं यहाँ 2 की पावर 7 लिखता तो वो 150 के नीचे आता, वो 150 से क्या होता, कम होता, है ना। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। वो कितना होता, 128 होता। तो 128 तो आपका 150 से कम है ना, हमें नीचे वाला कम वाला नहीं लेना है, हमें ज़्यादा वाला लेना है। तो 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा, 256, जो कि 150 से ज़्यादा है। क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताया था, कौन सा वाला, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल प्लेयर्स यहाँ पर कितने थे, टोटल प्लेयर यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। यदि मैं आपको बोलूँ कितने मैचेस खेले गए, नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए, तो टोटल टीम या टोटल प्लेयर कितने हैं, 4। तो 4 में से मैंने आपको क्या बोला, 1 कम कर दो, कितने हो जाएंगे, 3। तो देखो 3 ही तो हुए थे मैच, पहला मैच इनका, दूसरा मैच इनका और तीसरा मैच इनका। यदि मैं आपको कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो 2 की पावर n करके। तो टोटल टीम पर डिपेंड करेगा, टोटल टीम है 4, तो इस पर यहाँ पर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो कि इस 4 के या तो बराबर हो या तो इससे कोई बड़ी वैल्यू हो। तो मैं यहाँ पर इस n की वैल्यू में 2 लिख लूँ, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 के बराबर ही होता है। या तो 4 के या तो इसके 4 के बराबर हो ये चीज़ पावर में, जो आप 2 की पावर यहाँ पर कुछ भी लेते हो, या तो वो इस 4 के नंबर ऑफ टीम है, नंबर ऑफ प्लेयर के बराबर हो, या फिर उससे कोई एक ज़्यादा हो। क्लियर हो गया। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, 2। तो देखो 2 ही तो राउंड हुए थे, पहला ये वाला राउंड, दूसरा ये राउंड। क्लियर हो गया, ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर नंबर सिस्टम का दे रखा है, क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 12 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5। 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 12 और 18 से विभाजित होने पर 5 शेषफल बचे। तो भैया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या हो सकता है, 999, है ना। इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 6, 12 और 18। अब 6, 12 और 18 को तो आप अलग अलग करोगे नहीं डिवाइड, तो आप इसका क्या कर लो, एलसीएम लेके इसको डिवाइड कर दो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा भैया, 36। तो बस इसको आप जो भी एलसीएम आया है इसका कितना आया, 36। इस 9999 को आप 36 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 36, 2 72, ये हो जाएगा 279, ये हो जाएगा यहाँ पर 7, ये हो जाएगा 252, ये हो जाएगा आपका कितना 2 7 और ये 9, फिर ये भी हो जाएगा आपका कितना 252, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया 27, है ना।
तो यदि देखो ये जो रिमाइंडर आया है 27, ये जो रिमाइंडर आया है कितना 27, यदि मैं इस 9999 में यदि मैं 27 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 9972। तो ये जो 9972 है, अब इसको यदि आप इस 36 से डिवाइड करोगे, ठीक, इस 36 से यदि आप इस 9972 को यदि आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। मीन्स रिमाइंडर शेषफल आपका यहाँ पर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो यदि वो ऐसे पूछता कि भैया ऐसी लार्जेस्ट कौन सी यहाँ पर संख्या है जो आपका 4 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो आपका 6, 12 और 18 से डिवाइड हो जाता, तो वो आपका क्या होता है 9972। लेकिन मुझे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जिसमें रिमाइंडर आपका फिर क्या बचे, 5 बचे, तो बस इसमें आपको यहाँ पर क्या करना था, 5 और ऐड करना था। तो ये कितना हो जाएगा 9977। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, कितना 9977। क्लियर। यदि वो ऐसा कह देता कि भैया लार्जेस्ट नंबर वो कौन सा है 4 डिजिट का जो कि 6, 12 और 18 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, है ना, मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आए, तो वो आपका कौन सा है 9972। लेकिन मुझे कहा था कि जो रिमाइंडर आपका 5 शेषफल दे, जो आपका शेषफल कितना दे 5, तो बस 9972 में आप क्या कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे, तो वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगी जो कि आपको 36 से डिवाइड करने पर, या ऐसा कह लो 6, 12 और 18 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर कितना देगा, 5 देगा, जो कि क्या है आपका 9977। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें, क्लियर है। तो ऐसे करना है हमें इन क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है देखिएगा। अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस ऑफ ए, बी एंड सी। ये मेरा यहाँ पर ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर वर्टाइसेस दे रखी है 0,1, यहाँ पर दे रखा है 1,-1, यहाँ पर दे रखा है 1,1। क्लियर। यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो जब कभी वर्टाइसेस का यहाँ पर आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 प्लस x3, सो y1 माइनस y2, सॉरी ये y3 होगा, है ना, y3, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये होगा यहाँ पर y3, है ना, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा y2। क्लियर। तो देखो यहाँ पर आपको एक बार x1 लिखना है और माइनस करना है किससे, y एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स दिए उससे। तो यहाँ पर x1 है ना, तो अब y में यहाँ पर 1 नहीं आएगा, तो बचे वाले 2 आएंगे, कौन कौन से, 2 और 3, प्लस अब x2 लो, x1 ले लिया, अब x2 लो, अब यहाँ पर 2 है ना, तो y वाले जो पॉइंट्स होंगे वो 2 में नहीं आएंगे, वो बचे वाले में आएंगे, कौन कौन से, 1 में और 3 में, और दोनों के बीच क्या करना है यहाँ पर माइनस सब जगह। फिर प्लस अब x1 x2 ले लिया, अब x3 ले लो, तो x3 लिए हो ना, तो यहाँ पर y में पॉइंट्स 3 का नहीं आएगा, अब कौन सा आएगा, 1 और 2 का आएगा, और माइनस कर देना है। क्लियर। तो आप फॉर्मूले को ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पर आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन सा है, तो देखो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। क्लियर। तो बस अब आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और आंसर लाना है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है देखेगा। A map is drawn on the scale 1:50,000, assuming that the scale is done in centimeter. If the distance between the two places on the map is 12 centimeter, then find the actual distance between them. अब ये जो actual distance बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, actual distance। तो ये जो actual distance है ये आपके किसके थ्रू निकलता है सर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के थ्रू। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, मींस साइज ऑफ मैप, मींस मैप का साइज और आपका एक्चुअल साइज, और आपका एक्चुअल साइज। क्लियर। तो यहाँ पर मैप ऑफ साइज, यहाँ पर मैप का यहाँ पर साइज कितना दे रखा है मुझे 1,
और एक्चुअल साइज रेशियो के फॉर्म में कितना दे रखा है 50,000। क्लियर। और यहाँ पर मुझे 2 प्लेसेस ऑन द मैप, अब यहाँ पर मुझे इस मैप का साइज सेंटीमीटर में कितना दे रखा है 12, तो ये 1 का रेशियो है ना, तो 1 का रेशियो 12 के बराबर है, तो मुझसे एक्चुअल पूछ रहा है साइज, तो एक्चुअल साइज यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग 50,000 है ना, तो बस 1 का रेशियो यदि यहाँ पर 12 के बराबर है तो 50,000 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, तो बस इस 50,000 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा सर 6 लाख आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब ये आपका सेंटीमीटर में आया है ना, तो यदि ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 6,000 सेंटीमीटर होगा। अब यदि किलोमीटर में दिया हो तो आप इसको क्या करोगे भैया, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे किलोमीटर में। तो सबसे पहले तो आप मीटर में कन्वर्ट करो, फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, तो बस 6 किलोमीटर क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ये आपके सेंटीमीटर में दिया है या फिर किलोमीटर में। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ऐसे करना है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर किसके बराबर होता है, मैप के साइज के बराबर और अपॉन एक्चुअल साइज के बराबर। तो यहाँ पर ये जो रेशियो दे रखा है मुझे 1:50,000, ये किस चीज़ का रेशियो है, यह है आपके मैप के साइज का रेशियो इस टू एक्चुअल साइज का रेशियो। और यहाँ पर मुझे मैप के रेशियो की वैल्यू दे रखी है कितनी 12, तो मुझसे यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, एक्चुअल साइज की वैल्यू। तो बस मैप के जो साइज़ है वो रेशियो में 1 है और एक्चुअल में कितना है और रियल में कितना है 12, तो बस 1 का अनुपात यदि 12 के बराबर है तो 50,000 का अनुपात किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। क्लियर हो गया, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर HCF से आया है कि भैया यहाँ पर आपको निकालना है फाइंड द HCF। अब ये HCF यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 में हमें इसका HCF बताना है कितना होगा। तो कुछ भी नहीं करना भैया, यहाँ पर 3 जो ले रखा है उसको कॉमन ले लो और इस 45 और 35 जो पावर में है इसको पावर में लिख दो, 45, 35 और ये -1 वैसा का वैसा ही, और ये -1 वैसा का वैसा ही। अब पावर में जो दे रखा है, क्या दे रखा है 45 और 35, तो इसका HCF कितना होगा, जब भी आप HCF निकालोगे 45 और 35 का, तो HCF कितना होगा, तो मैंने आपको निकालना बताया है भैया। 45 का कैसे निकालोगे, इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 5, 35 को आप कैसे लिख सकते हो 7 इंटू 5। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है 5 है, तो बस HCF सिर्फ और सिर्फ 5 ही है ना, तो बस HCF कितना हो जाएगा 5। तो बस इस 35 और 45 की जगह आप क्या लिख दो 5 लिख दो, तो बस 3 की पावर 5 माइनस 1, यही आपका क्या है सर HCF है। क्लियर हो गया, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है ना। तो 3 की पावर 5 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, किसका 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। क्लियर। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या कि मैं देख रहा हूँ एग्ज़ाम में कि रोमन वैल्यू भी हमसे एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। क्लियर। तो इसकी मैं आपको एक अलग से यहाँ पर एक क्लास, स्पेशल क्लास में यहाँ पर ले रहा हूँ रोमन वैल्यू की, तो है ना, इसकी मैं आपकी एक स्पेशल से यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा रोमन्स वैल्यू का। जैसे कि मैंने आपसे पूछा एग्जाम में आया ये वाला क्वेश्चन कि 79624 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, हम रोमन में कैसे लिखेंगे 7624 को। क्लियर। तो जिसको पता होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, मैं सभी का यहाँ पर कमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ूंगा। क्लियर। तो 79624 को हम लोग रोमन में कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर बेसिक बता दूंगा और फिर और फिर ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एग्ज़ाम में आपको इसको कैसे सॉल्व करना है विदिन 1 सेकेंड। क्लियर। 1 सेकेंड में ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा और आप 1 नंबर पालोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलेगा, आज के लिए इतना ही है ना। यदि ये क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हों तो भी ये क्लास को लाइक करिएगा,
कमेंट करिएगा जितने ही मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं, और क्लास को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ मैथ्स के और रीजनिंग के, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, तो मैथ्स और रीजनिंग के बिल्कुल यहाँ पर आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। क्लियर? चलिए इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।